पैसा एक ऐसी चीज जो आपको सब कुछ देती है, महंगी गाड़ियां, महंगे अपार्टमेंट, लग्जरी लाइफस्टाइल और भी ना जाने क्या क्या। एक तरफ लोग आईफोन्स, फॉर्च्यूनर और फॉरेन ट्रिप्स में बिजी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे डिपेंड हैं। तो सवाल ये है कि ये गैप इतना बड़ा क्यों है, और इसका जवाब छुपा है इकोनॉमिक इनक्वालिटी में। आसान भाषा में समझे तो इकोनॉमिक इनक्वालिटी का मतलब होता है कि पैसों और रिसोर्सेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो एक छोटा सा ग्रुप जिन्हें हम रिच कहते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रिसोर्सेस और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन वहीं पर जो मेजॉरिटी लोग हैं, लोअर क्लास या मिडिल क्लास, जो स्ट्रगल करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, क्या उनके पास भी सेम रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे भारत का पूरा पैसा अगर 100 रुपये है, तो उसमें से सिर्फ 1% लोग करीब 77 रुपीज़ ले जाते हैं और बाकी के 99% लोग 23 रुपीज़ में गुजारा करते हैं। अगर आपका घर सिटी एरिया में आता है, तो आपके शहर के पास कोई मॉल ज़रूर होगा जहाँ पर लोग 2000 का बर्गर खाने आते होंगे, लेकिन उसी एरिया के पास कोई स्लम भी होगा जहाँ पर लोग 10 रुपए का समोसा भी बांट कर खाते होंगे। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ये प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हर सोसाइटी में अमीर गरीब तो होते ही हैं, तो इसमें इंडिया को हाईलाइट करने की क्या जरूरत है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इनक्वालिटी इतनी बढ़ जाए कि गरीब के पास बेसिक हेल्थ केयर या एजुकेशन भी ना हो और अमीर के पास पैसा ही पावर बन जाए, इवन लॉ तक को तोड़ने की पावर हो जाए। एक तरफ इंडिया वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास 40.5% देश की टोटल वेल्थ है। सिर्फ टॉप 5% के पास 62% से भी ज़्यादा वेल्थ है और बॉटम के 50% लोगों के पास देश की टोटल वेल्थ में से सिर्फ 3% की वेल्थ है। मतलब समझ रहे हो कि इनक्वालिटी कितनी ज़्यादा पीक पे है। NSSO के डाटा के मुताबिक एक अर्बन हाउस होल्ड की मंथली इनकम होती है अप्रॉक्स 23,000, जबकि एक रूरल हाउस होल्ड की एवरेज इनकम होती है सिर्फ 8,000 पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल, गुड़गांव के एक मॉल में काम करने वाला वर्कर रोज 12 घंटे काम करने के बाद भी महीने के 10,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसी मॉल में एक शोरूम का ऑनर हर महीने 10 लाख का प्रॉफिट ले जाता है। वैसे काम करने का तो दोनों जन एक ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल स्टॉक मार्केट की बात जोरों शोरों से चल रही है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन क्या आम आदमी को उसके ऊपर जाने से कोई लेना देना है? जब रिलायंस का शेयर डबल होता है तो अंबानी डबल अमीर हो जाता है, लेकिन उससे एक डेली वेज वर्कर की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। आप बताओ, क्या स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से या किसी कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ने से क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है? ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। जब हम एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर हम 18% का GST देते हैं, लेकिन जब एक करोड़पति आदमी प्राइवेट जेट खरीदता है तो उस पर टैक्स का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड होता है। कोविड के टाइम पर जब आम आदमी अपनी जॉब खो रहे थे, 2 वक्त का खाना भी कितनों को नसीब नहीं हो रहा था, उस वक्त इंडिया के कुछ बिलियनर्स डबल ट्रिपल अमीर हो गए। कोविड के पहले इंडिया के पास 102 बिलियनर्स थे। सिर्फ 2 साल में ये नंबर बढ़कर 166 हो गया। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे लिए लॉकडाउन था, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दुनिया का सबसे सिंपल लॉजिक, पैसे से पैसा बनता है और अमीर आदमी पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। उनके पास CA, एडवाइजर और प्लानर्स होते हैं जो उनका पैसा मल्टीप्लाई करते हैं। वो SIP, REITs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स सब जानते हैं। वो मार्केट क्रैश को भी अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। जैसे 2020 में पैंडेमिक के टाइम जब आम आदमी की नौकरी चली गई, उस समय अंबानी की वेल्थ $24 बिलियन से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो पैनिक नहीं हुआ, उसने अपॉर्चुनिटी देखी, सही जगह पैसे लगाए और कमा लिया। इंडिया में बड़ा बिजनेस का मतलब है पॉलिटिकल कनेक्शन। जितना बड़ा आदमी
उतना बड़ा एक्सेस। पॉलिसीज उन्हीं बिजनेसमैन के फेवर में बनती है जो सरकार के करीब है। जैसे अभी रिसेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा आया था, अडानी ग्रुप ने करोड़ ऑफ रुपीस डोनेट किए और उसके बाद उनको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो क्या अमीर लोग डेमोक्रेसी का यूज करके और अमीर बन रहे हैं? इसका जवाब थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन हाँ, अमीर लोग डेमोक्रेसी का यूज करके और अमीर बन रहे हैं। जब एक ही कंपनी हर जगह छा जाती है तो नए बिजनेसेस के लिए कोई जगह नहीं बचती। जैसे रिलायंस जियो ने मार्केट में आते ही प्राइस वॉर छेड़ दिया। हालांकि ये टेलीकॉम कंपनीज जियो के आने से पहले इंटरनेट डाटा के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही थी, लेकिन जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया तो इन कंपनीज की मनमानी अपने आप ही बंद हो गई। उस टाइम पर कुछ कंपनी खुद को किसी तरह जियो के सामने खड़ा कर पाई, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि वो किसी तरह एक हैवी लोन के सहारे चल रही हैं और उनमें से कुछ कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज होकर आज के टाइम पे चल रही हैं। ये कंडीशन हो गई है दूसरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की जियो के आने के बाद। अब रिलायंस ने जब जियो को लॉन्च किया था तो उस समय 1 महीने का प्लान था 149 रुपीज़, लेकिन आज वही सेम प्लान का प्राइस 349 रुपीज़ हो गया है। मतलब कुछ ही सालों में प्राइस 1.5 गुना बढ़ गई। अब पहले तो जियो ने अपने कंपटीटर्स को सामने से हटाया, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाने लगा और इस तरह जब मार्केट में 2 से 3 प्लेयर बच जाते हैं तो वो प्राइस कंट्रोल करने लगते हैं और अपना प्रॉफिट बनाने लगते हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मोनोपोली पावर है। आज के टाइम में अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा है तो वो प्रॉपर्टी और ज़मीन में है। किसी को अगर अपना थोड़ा बहुत पैसा कमाया तो आज वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं, राइट। तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए कि फ्लैट खरीदना चाहिए कि प्लॉट खरीदना चाहिए? कहाँ पैसे ज़्यादा बनते हैं? डबल कहाँ होंगे? 1 के 4 कहाँ से होंगे? 2011 में जनवरी में पहला प्लॉट खरीदा। अच्छा, मेरे जीवन का। अच्छा। 16 लाख में खरीदा, 4 लाख डाउन पेमेंट दिया, 12 लाख रुपए का लोन लिया। 12 लाख के लोन की लागत 20 लाख रुपए अभी। हाँ, ठीक। और प्लॉट की कीमत 1.25 करोड़ है। तो 1.25 करोड़ में से मैं 20 लाख रुपए की लागत हटा देता हूं तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की आवक हुई। टेक्निकली आपको तो 4 का पड़ा। अब यदि आप मेरे से पूछ रहे हो तो ये मेरा जवाब है कि 4 लाख के 1 करोड़ 5 लाख रुपए 13 साल में यदि कोई बना सकता है तो वो रियल एस्टेट है। अमीर लोगों के पास ऑलरेडी लैंड होता है जो जनरेशन से चलते आ रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे सिटीज में एक फ्लैट का रेट 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा है और गरीब आदमी तो फ्रिज, टीवी और गाड़ी की EMI भरने में ही थक जाता है। एक तरफ ये और एक तरफ ये, कहाँ से हैं दोनों इक्वल? चलो अब थ्योरी की बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी की। इंडिया के टॉप 500 कंपनीज का नेट प्रॉफिट 2021 में ऑल टाइम हाई गया 9.3 लाख करोड़, लेकिन सेम टाइम पर वेजेस ग्रू सिर्फ 2 से 3% था, यानी रियल इनकम तो कम हो गई इन्फ्लेशन के चलते। ये कंपनी के मालिक ने अपने लिए नए प्राइवेट जेट लिया, लेकिन जो मजदूर फैक्ट्री में 12 घंटे काम कर रहा है उसकी सैलरी वही 12 से 15 हज़ार ही है और इसकी वजह से ही अर्बन और रूरल एरियाज के बीच गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अर्बन एरियाज में हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड तेजी से इम्प्रूव हो रहा है और रूरल एरियाज में अभी भी लोग बेसिक टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरफ मेट्रो सिटीज़ में लोग 2 से 3 हज़ार की कॉफ़ी पी रहे हैं और दूसरी तरफ गांव में लोग 500 का राशन भी बहुत मुश्किल से भरा रहे हैं। और यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलती है। इंडिया के स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मेजॉरिटी शेयर्स सिर्फ टॉप 10% लोगों के पास है। बाकी 90% लोग या तो म्यूचुअल फंड में 500 की SIP डाल रहे हैं या कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट रैली करता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका असली फायदा सिर्फ उनको मिलता है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। पैसे से पैसा बनता है। पैसा ही पैसा होगा। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में जानते हैं जो कई सारे लोगों को लगता है कि इससे अमीर और गरीब के बीच इक्वालिटी बढ़ेगी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि स्टार्टअप कल्चर आने की वजह से
अब तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर असल में स्टार्टअप का मेजर फंडिंग जाता है प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के लोगों के पास। आईआईटी बॉम्बे के सर्वे के मुताबिक 80% फंडेड स्टार्टअप के फाउंडर्स ऑलरेडी अपर क्लास या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। रूरल या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के पास बेसिक एजुकेशन और इंटरनेट तक का एक्सेस नहीं है, तो वो कैसे compete करेंगे? ये भी एक इल्यूजन है जो सिर्फ इनक्वालिटी को इग्नोर करता है और कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% से ज़्यादा वेल्थ है और बॉटम के 50% लोगों के पास देश की सिर्फ 3% वेल्थ है। तो इनइक्वालिटी तो साफ साफ दिख रहा है, इतनी सारी तामझाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इससे पहले कि हम वीडियो में और आगे बढ़ें, उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम इनइक्वालिटी को अमीर और गरीब की एंगल से देखते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि अंबानी अमीर है और रामू भैया गरीब, मतलब देश में इनइक्वालिटी चल रही है। लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, बल्कि अपॉर्चुनिटी भी होती है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक अगर किसी बच्चे को अच्छी एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ एक्सेस मिल जाए तो वो भी एक दिन मिलियनर बन सकता है। लेकिन इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ सर्विस का एक्सेस भी अनइक्वल है और यही सबसे बड़ी वजह है इंडिया में इनइक्वालिटी का। एनएसएसओ 2018 के डाटा के मुताबिक रूरल एरियाज में 40% लोगों के पास प्राइमरी हेल्थ केयर तक की एक्सेस नहीं है। तो असली इनइक्वालिटी पैसों में नहीं, एक्सेस और अपॉर्चुनिटी में है। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि लोअर क्लास को तो सब्सिडी मिलती है, वो फ्री के पैसे पाकर आलसी हो गए हैं। लेकिन ये सोचना भी एक बड़ी गलती है। सब्सिडीज सिर्फ फ्री पैसे नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिक ह्यूमन कैपिटल में। ये वही वाली इन्वेस्टमेंट है जो चाइना और वियतनाम जैसे देशों ने की थी 90s में। तो सब्सिडी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, नॉट लेजीनेस। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ गरीबी पे रोना रोएंगे या कोई सॉलिड स्टेप भी लेंगे जिससे इंडिया में इकोनॉमिक गैप कम हो सके। जैसे सोशल वेलफेयर स्कीम को और टारगेटेड और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अक्सर होता क्या है, जो स्कीम गरीब के लिए होती है वो या तो करप्ट सिस्टम में लीक हो जाती है या इस स्कीम का फ़ायदा ऐसे लोग उठा लेते हैं जो एलिजिबल ही नहीं है। जैसे पीएम आवास योजना या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स राशन, और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें हमारी गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का एक्सपेंशन कर सकते हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम या ग्राम सभा लेवल पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, जिससे चीज़ें आसान हो जाएं और जिसको इस स्कीम की एक्चुअल ज़रूरत है उन तक ये बेनिफिट ईजिली पहुंच सके। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि देश एक दो कंपनी के भरोसे तो नहीं चल रही, तो हमारी गवर्नमेंट को MEMS, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये देश की असली इंजन है। लेकिन उन्हें ना फंडिंग मिलती है ना प्रॉपर इकोसिस्टम। 2022 में 6.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू इन MSMEs का था इंडिया में, जो 30% GDP कंट्रीब्यूट करता है। बट उनका एक्सेस टू क्रेडिट अभी भी सिर्फ 10% तक ही लिमिटेड है। और इन सारी चीज़ों के पीछे की असली वजह है हमारी गवर्नमेंट। लॉ बनने को तो बन जाता है, स्कीम भी अनाउंस हो जाती है, लेकिन जब सरकार और नेता ही कॉरपोरेट्स को फंडिंग देने में बिजी हैं तो गरीब के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि RTI को और स्ट्रॉन्ग करें, लोकपाल और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इंडिपेंडेंट बनाएं एंड पब्लिक फंड बेस्ड पॉलिटिकल कैंपेन्स प्रमोट करें, तभी ये इनइक्वालिटी कम होगी। नहीं तो आने वाले टाइम में सिचुएशन बद से भी बदतर होगी। तो अगर हमें इनइक्वालिटी को समझना है तो सिर्फ अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई को देखना बंद करना होगा। हमें ये देखना होगा कि अपॉर्चुनिटी का एक्सेस किसके पास है, सिस्टम का डिजाइन किसके लिए है और पॉलिसीज का इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, क्योंकि ट्रू इक्वालिटी इज इक्वल टू इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लस फेयर सिस्टम। थैंक यू सो मच। गुड बाय।